फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टी 3.0 के जो री एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्लेटफॉर्म का, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 9 देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड किया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सब वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जीके जीएस का प्रश्न जो होता है वो 46 नंबर से शुरू होता है और 135 नंबर तक रहता है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है जीके का कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? यह कथन किसका है? तो यह कथन सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद जो है यह किससे संबंधित था? तो यूरोप के लोगों के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई पाबंदी को हटाया जाने के लिए यह था। कौन सा चीज़? तो इल्बर्ट बिल विवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? दस्ता जो है यह बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और बिहार ये जो है आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में किया गया। आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में किया गया। वही पूछे कि बिहार प्रांतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? तो सूर्यनारायण सिंह के द्वारा किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जॉन लॉरेंस। ये चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जो है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कुशल अकर्मण्यता की नीति के नाम से जाना जाता है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति को इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? तो एक उपनगरीय बस्ती की निर्माण किस प्रसिद्ध शासक ने की थी? तो कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। और कृष्णदेव राय को उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण आंध्र भोज भी कहा जाता है। किसके कारण? तो कृष्णदेव राय को उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण इसे क्या कहा जाता है? तो आंध्र भोज कहा जाता है। कृष्णदेव राय जो है यह अपनी आस्था जो रखते थे, वैष्णव धर्म में अपनी आस्था रखते थे, लेकिन यह सभी धर्मों का समान आदर करते थे। सभी धर्मों का जो है बराबर मात्रा में आदर करते थे। कृष्णदेव राय तुलुक वंश तथा विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक था। कौन? तो कृष्णदेव राय। और एक है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में किया था। किसकी स्थापना? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दिया था? तो मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। और राजा राम मोहन राय ने ही कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी?
तो हॉल्ट मैकेंजी ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हॉल्ट मैकेंजी ने। और एक क्वेश्चन आता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी व्यवस्था एक ही है, इसका जनक किसे कहा जाता है? तो टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड को कहा जाता है। टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वुड डिस्पैच निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? वुड डिस्पैच जो है यह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और वुड डिस्पैच जो है यह 1854 ईस्वी में आया था। कब आया था वुड डिस्पैच की नीति? 1854 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी, यह कथन किसने कहा? यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सल्तनत काल के ऐतिहासिक स्रोत के रूप में बर्नी की रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जियाउद्दीन ये जो बर्नी थे यह कौन थे? तो यह एक लेखक थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी शासन का बराबरी नहीं कर सकता है। किसका कथन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ। पूना समझौता जो हुआ था यह गांधी एवं अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में। पूना समझौता को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना जो है यह जिवाजी राव सिंधिया ने किया था, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। किसने किया था? तो जिवाजी राव सिंधिया ने। और ग्वालियर की संधि किसके किसके बीच हुई? ग्वालियर की संधि पूछे तो यह किसके किसके बीच हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग और सिंधिया के बीच हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना गया है। प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक के काल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और वही पूछे यहाँ पे उदारवादी और उग्रवादी पूछे तो उग्रवादी चरण कहाँ से कहाँ तक के काल को कहा जाता है? तो 1905 ईस्वी से 1905 ईस्वी से 1900 कितना ईस्वी तक को कहा जाता है? 1905 से 1919 ईस्वी तक को उग्रवादी विचारधारा का काल कहा जाता है। और इसके बाद जो है 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक गांधीवादी या गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? इनका विस्तार जो है किन किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ियाँ हैं वह कौन सी पहाड़ी है? तो कार्डेमम की पहाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कार्डेमम पहाड़ी जो है यह केरल व तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है और कार्डेमम की पहाड़ी पर चाय और इलायची का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जंगल है। और प्रतिशत में पूछे सबसे ज़्यादा वन या जंगल कहाँ पे है? तो वह मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में है।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो केम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रवाल भित्तियाँ जो बना होता है वह किसके द्वारा बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है प्रवाल भित्ति। और विश्व के सर्वाधिक प्रवाल भित्ति जो है वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। विश्व के सर्वाधिक प्रवाल भित्ति कहाँ पाए जाते हैं, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शैम्पेन जनजाति पाई जाती है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शैम्पेन जनजाति पाई जाती है, तो शैम्पेन जनजाति जो है यह निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेंटलीज जनजाति, ओंगे जनजाति और जारवा जनजाति भी अंडमान निकोबार की ही प्रजाति है। इसके बाद जो है स्पीति घाटी, स्पीति घाटी यह कहाँ पे पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है स्पीति घाटी, और यहाँ पर भोटिया जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। सीमा रहित सबसे बड़ा देश इनमें से कौन हो जाएगा, तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जापान। और जापान के जो सबसे बड़े द्वीप हैं वह 4 द्वीप हैं। वह होकाइडो है, होन्शु है, शिकोकू है, क्यूशू है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसे पंपास का घास के मैदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पंपास के घास का मैदान कहाँ पड़ता है, तो अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राज़ील में पंपास का घास का मैदान पड़ता है। और यह सब जो है अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राज़ील यह दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और मरुस्थल के बारे में पूछा गया था बीपीएससी 3.0 में कि सहारा मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है, तो यह एक गर्म मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। और ये जो है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, गोबी मरुस्थल, जो कि मंगोलिया में पड़ता है। इसका थोड़ा भाग चीन में भी पड़ता है। और सहारा मरुस्थल बहुत सारे देश में पड़ते हैं, जिनमें से मिस्र देश में भी इसका विस्तार है सहारा मरुस्थल का। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जाता है, तो इसे सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी एवं विलुप्त ज्वालामुखी तीनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार एक ऐसा तंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है, जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोकतंत्र में निर्वाचन जो होता है वह 2 प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होता है। भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन दोनों प्रणाली का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है, तो यह किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन कब आया था, तो 1978 ईस्वी में आया था। 1978 ईस्वी में आया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। किसमें जो है राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, तो अध्यक्ष यानी स्पीकर के निर्वाचन में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और स्पीकर जो होता है यह लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। स्पीकर यानी अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। और लोकसभा अपने सदस्यों के बहुमत द्वारा अध्यक्ष को भी हटा सकता है। लोकसभा अपने सदस्यों के बहुमत द्वारा अध्यक्ष को भी हटा सकता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन तंत्र के रूप में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सुनिश्चित होता है। तो इनसे क्या सुनिश्चित होता है? अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? सबसे अच्छी पद्धति जो है इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए कि निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है? तो यह कौन सा है? तो यह कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय से विशेष स्थिति में सलाह मांग सकता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव जो है यह कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वह कौन होता है? तो वह प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान में अपनाया गया है? यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा कितना अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा मिटाया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है आप सुनिए इसे ध्यान से। चलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शासन की एकात्म पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्म पद्धति का लाभ है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्या? दृढ़ राज। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? तो आरबीआई ने की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई का फुल फॉर्म ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। और रिजर्व बैंक इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक जो है यह भारत का केंद्रीय बैंक होता है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई। और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में किया गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर जिसे मॉडरेट कहा जाता है संबंधित है। यह किससे संबंधित है? तो यह जो है उत्पाद कर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पाद कर, कर का इंग्लिश क्या होता है? टैक्स। टैक्स जो है जीएसटी जिसे कहा जाता है। जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। जीएसटी भारत में कब से लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी से लागू किया गया। और जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वह भारत का वित्त मंत्री ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? सहभागिता नोट यह किस एक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। विदेशी संस्थागत निवेशक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और MS स्वामीनाथन जो है यह भारत में हरित क्रांति के लिए जाने जाता है।
और श्वेत क्रांति जो है यह किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में क्रांति लाया था। इसके बाद जो है अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है डैश के रूप में जानी जाती है, तो यह कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बंजर भूमि किसे कहते हैं, तो बंजर भूमि जिस स्थान पर खेती करना संभव नहीं है, यानी जिस भूमि में उर्वरता न हो, उसे ही बंजर भूमि कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है, किस एक के साथ यह बढ़ता है, तो जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ यह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम माप किया गया, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम माप किया गया किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में, दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था और कितना बताया था, तो 20 रुपये वार्षिक प्रति व्यक्ति आय निर्धारित किया था। कब, तो 1867 ईस्वी में। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसके द्वारा लिखा गया है, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दादा भाई नौरोजी है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नेफेड है एक, नेफेड जो है यह एक क्या है, तो सहकारी संगठन है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेफेड क्या है, सहकारी संगठन है। नेफेड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। इसका हिंदी मीनिंग जो होता है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। और नेफेड की स्थापना कब की गई, तो 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। किसकी स्थापना, तो नेफेड की स्थापना। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक अस्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है किया गया कार्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य यानी W बराबर क्या होता है, कार्य यानी W बराबर बल एवं बल की दिशा में विस्थापन होता है। कार्य बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के समांतर होता है तो कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होता है तो कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होता है तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। यह भी पूछा गया है सेट में क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, एक तार से जोड़ा जाता है तो इनसे क्या होगा, तो बिजली प्रभावित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिजली प्रभावित इनसे नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आलू क्या है, आलू जो है यह मूल नहीं है। आलू क्या है, तो मूल नहीं है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। आलू क्या है, तो आलू एक कंद है। आलू क्या है, तो आलू कंद है। अदरक एवं हल्दी क्या होता है, अदरक एवं हल्दी प्रकंद होता है। प्याज क्या है, मांसलपूर्ण है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है, रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है, तो यह थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका स्रोत है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, कोई रॉकेट जो होता है यह अंतरिक्ष में किस सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करता है, तो यह संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगी या क्या होगा, तो जल स्तर जो होगा वह पूर्ववत रहेगा, यानी पहले जैसा था वैसा ही रहेगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की संहति है। पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की संहति है, तो यह अंडाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस है। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य समूह में शामिल तत्व जो होते हैं। शून्य समूह में कौन से तत्व शामिल होते हैं, तो इसमें जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, डेडन, ये सब अक्रिय गैस शामिल होते हैं। शून्य वर्ग के तत्व में अक्रिय गैस ही रहते हैं और अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस भी कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बहुलक नहीं है। बहुलक नहीं है, तो घी जो है यह बहुलक नहीं है। घी जो है यह एक वसा है। इसमें जो है विटामिन ए, विटामिन डी तथा विटामिन ई पाया जाता है। किसमें? विटामिन घी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है, इसके बारे में पूछा गया है। कौन सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ग्लूकोज क्या है, तो मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। इसके बाद स्टार्च जो होता है, स्टार्च यह जो होता है पॉलीसेकेराइड होता है। स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड होता है। और मल्टोज जो होता है, मल्टोज यह डाइसेकेराइड होता है। इसके बाद यह एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे मीठा क्या होता है, तो सबसे मीठा जो होता है फ्रुक्टोज होता है। सबसे अधिक मीठा फ्रुक्टोज होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, तो इसे संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसमें? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को। और भीतरी कोश में या भीतरी कक्षाएं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, तो उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाई को क्या कहा जाता है। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की जो इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन क्या है। प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन जो है यह एक धन आवेशित कण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि साबुनीकरण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। साबुनीकरण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो इसमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और ग्लिसरॉल जो है यह ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ग्लिसरॉल क्या होता है? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है। निम्न में से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है, तो कीचड़ वाला जल जो है यह कोलाइडी विलयन नहीं है। कीचड़ वाला जल कोलाइडी विलयन नहीं है। कोलाइड जो होता है यह एक प्रकार का विषमांगी विलयन होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जनन नियंत्रण में गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है। जनन नियंत्रण में गोलियों के बारे में कौन सा कथन जो है इनमें से सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन होता है ये क्या होता है, एस्ट्रोजन जो होता है मासिक चक्र के नियंत्रण में सहायक होता है। वहीं प्रोजेस्टेरॉन जो होता है अंडोत्सर्ग को रोकने का कार्य करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है यह महिला सेक्स हार्मोन होता है और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह पुरुष सेक्स हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप विषाणुओं में प्रायः क्या होते हैं। पादप विषाणुओं में प्रायः क्या होते हैं, तो इनमें आरएनए होते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आरएनए होते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि
संचरणीय रोग, संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या है? संचरणीय रोग का मुख्य कारण घरेलू मक्खी है। घरेलू मक्खी के कारण हैजा भी फैलता है। घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? तो हैजा रोग भी होता है। एक होता है बालू मक्खी, बालू मक्खी के कारण कालाजार रोग होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन जो है इसे निर्जलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। और निर्जलीकरण के कारण क्या सब हैं? तो बुखार है, उल्टी है, दस्त है, बहुत पेशाब आना, अत्यधिक पसीना निकलना, अत्यधिक व्यायाम करने से निर्जलीकरण होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाइपेज का स्रावन कहाँ होता है? लाइपेज का स्रावन कहाँ से होता है? लाइपेज का स्रावन कहाँ से होता है? तो यह अमाशय, अग्नाशय एवं ग्रहणी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं? बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहा जाता है? तो इसे टैकीकार्डिया भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दिल की धड़कन का कम होना ब्रेडीकार्डिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेडीकार्डिया कहलाता है, दिल की धड़कन का कम होना। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रतौंधी। रतौंधी जो होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। रतौंधी आँख की बीमारी होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है? यूरिक अम्ल जो है यह किसका उत्सर्जी पदार्थ है? तो पक्षी एवं सर्प का उत्सर्जी पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? पॉलीएस्टर बहुलक के रूप में कौन वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा टेरिलीन। क्या हो जाएगा? टेरिलीन। टेरिलीन जो होता है यह इथिलीन ग्लाइकॉन एवं टेरिफथैलिक अम्ल का बहुलक होता है। ये जो होते हैं मेलेमाइन जो होते हैं क्रोकरी से बनाए जाते हैं। मेलेमाइन किससे बनाए जाते हैं? क्रोकरी से। या मेलेमाइन से क्या बनाए जाते हैं? क्रोकरी बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के विकास में निम्नलिखित में से किस प्रजाति ने पहली बार द्विपाद गति दिखाई थी? मनुष्य के विकास में निम्नलिखित में से किस प्रजाति ने पहली बार द्विपाद गति दिखाई थी? तो यह किसने दिखाई थी? तो होमो इरेक्टस ने दिखाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? तो इसका कारक है HBV वायरस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? पुरुष में पूछ रहा है, तो पुरुष में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग जो होता है वह वृषण होता है। क्या होता है? वृषण होता है। वृषण जो होता है पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरी होती है। वृषण पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरी होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो यह किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यूट्राफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यूट्राफिकेशन। जब झील जलाशय में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है तो वहाँ क्या होता है? वहाँ यूट्राफिकेशन होता है। फिर से सुनिए, जब झील जलाशय में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है तो वहाँ क्या होता है? यूट्राफिकेशन होता है। यूट्राफिकेशन में जलीय जीवों की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है। इसके बाद ये जो अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा
किसे कहा जाता है? तो अम्ल वर्षा जो होता है SO2 एवं NO2 की अम्ल वर्षा जो होता है SO2 एवं NO2 अम्ल वर्षा के लिए SO2 एवं NO2 जिम्मेवार रहता है। SO2 एवं NO2 गैस जिम्मेदार रहता है किसके लिए? अम्ल वर्षा के लिए। अम्ल वर्षा का pH मान जो होता है 5.6 से कम होता है। अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है और अम्ल वर्षा को मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। अम्ल वर्षा को मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है गलत पूछा गया है, तो गलत ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो मृदा संरक्षण की एक विधि छाद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और छाद आप बताइएगा गूगल से सर्च या जहाँ से भी हो, छाद क्या होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्राकृतिक परितंत्र को संरक्षित करना संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अजैव निम्नीकरण का क्या तात्पर्य है? अजैव निम्नीकरण का क्या तात्पर्य है? तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं उसे अजैव निम्नीकरण कहा जाता है। और ये बुक में जो है गलत लिखा गया है सॉल्यूशन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे लिखा गया है कि वे पदार्थ जो जैविक नहीं बल्कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से क्या एक कृषि अपशिष्ट है? भूसी जो है यह एक कृषि अपशिष्ट होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है यह एक आयरलैंड के लेखक हैं कि कौन है? तो पॉल लिंच। इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? 2023 का खिताब जो जीता यह किस टीम ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और ऑस्ट्रेलिया टीम ने जो है 6ठी बार क्रिकेट विश्व कप जीता है। इससे पहले कब जीता था? तो सर्वप्रथम 1987 ईस्वी में जीता, 1987 ईस्वी में। उसके बाद 1999 में, इसके बाद 2003 में, इसके बाद जो है 2007 में, उसके बाद 2015 में, उसके बाद जो है 2023 में यह ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट विश्व कप जीता है। और इस बार जो है यानी 2023 में क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर यह खिताब जीता था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन है? अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जेवियर माइली। क्या से हो जाएगा? जेवियर माइली। इसके बाद अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना की राजधानी जो है वह ब्यूनस आयर्स है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है वह पेसो है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो यह जो है यह करेंट अफेयर्स सेक्शन से प्रश्न है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हीरालाल समरिया बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह कितवें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? तो 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां देश कौन सा बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चिली देश इसका सदस्य देश बना है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना COP21 के दौरान की गई थी और इसके संस्थापक देश जो है वह भारत और फ्रांस है। कौन सा संस्थापक देश है? भारत और फ्रांस देश है। और इसकी स्थापना जो की गई थी 2015 ईस्वी में की गई थी। और
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जो है यह किसने जीता, तो सेनिस प्लासियोस ने जीता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की है, तो यह कोझिकोड शहर जो कि केरल में पड़ता है, इसे यूनेस्को ने भारत का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की है। और संगीत का शहर किसे कहा जाता है, तो संगीत का शहर भारत में ग्वालियर को कहा जाता है। ग्वालियर को कहा जाता है। ग्वालियर को संगीत का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब जो है किस देश ने जीता, तो दक्षिण अफ्रीका देश ने जीता। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि तकनीकी स्टार्टअप की सहायता के लिए किस मंत्रालय ने लीप अहेड पहल शुरू किया है। लीप अहेड पहल शुरू किया है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम-पीवीटीजी मिशन और विकसित भारत संकल्प भाग का शुभारंभ कहाँ किया है, तो यह किया है उलिहातू झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक जातियाँ किस वर्ग में है। बिहार में जो है सबसे अधिक अधिक जातियाँ जो है यह ईबीसी वर्ग में है। तो यह जो है बिहार की जाति जनगणना के अनुसार ईबीसी की जो कुल आबादी है वह बिहार की 36% है। कितनी है, तो 36% आबादी है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में रजत पदक जीतने वाली श्रेया रानी का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध जो है ताइक्वांडो खेल से है। किस खेल से है, तो ताइक्वांडो खेल से है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर श्रेया रानी ने बिहार का मान बढ़ाया है। और श्रेया रानी जो है यह ताइक्वांडो खेल में अंडर 62 किलोग्राम भार में यानी वेट में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।